बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस में यूज होने वाली डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। क्या कहता है? कहता है DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द पर्सन responsible for supervising the database and the use of database management system in an organization। यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो शख्स है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो डेटाबेस को सुपरवाइज करे और इसके साथ साथ जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी सुपरवाइज करे। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या डेटाबेस की बात करें, उसकी जितने भी सुपरविजन होनी है वो सारी की सारी किसकी जिम्मेदारी है? वो सारी की सारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। कहते हैं सिर्फ सुपरविजन करना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि सुपरविजन का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बैठ जाए और देखता रहे कि जी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बल्कि उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई हैं, उसके लिए कुछ रोल पहले से डिफाइन किए गए हैं। वो रोल्स क्या क्या हैं वो आप देखते हैं। रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे फर्स्ट वन कहता है डिजाइनिंग द डेटाबेस एंड एनफोर्स द ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर इट्स यूजेज। सबसे पहला काम क्या है? कहता है डिजाइन करना डेटाबेस को। कहता है इस तरह डिजाइन करना कि उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज लगानी है, जो भी प्रिविलेजेस लगाने हैं, जो भी लिमिटेशंस लगानी है वो लिमिटेशंस अप्लाई करे ताकि आसानी से हर शख्स जो है उसे इस्तेमाल कर सके। फिर क्या कहता है? कहता है प्लानिंग सिक्योरिटी मेजर्स एंड बैकअप ऑफ डेटाबेस। कहता है याद रखें जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जितने भी बैकअप की प्लानिंग करनी है वो भी किसकी जिम्मेदारी है? वो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी की सूरत में इसलिए कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर आपके डेटाबेस को एक्सेस करके उसमें से कोई डाटा रिट्रीव ना कर ले। और बैकअप किस लिए? कहता है बैकअप इसलिए जरूरी होता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो जाए तो आपका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं महफूज जगह पे उसकी कोई ना कोई कॉपी पड़ी हो, जिसे आप एज अ कहते हैं मेन कॉपी या एज अ मेन डेटाबेस बाद में इस्तेमाल कर सकें। अगर आपका जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस रन कर रहा है वो फेल होता है तो उस सूरत में वो आपकी बैकअप जो है वो मेन डेटाबेस के तौर पर काम कर सकेगा। फिर क्या कहता है? थर्ड वन में कहता है कंट्रोलिंग प्रिविलेजेस एंड परमिशंस ऑफ डेटाबेस यूज। कहता है हर एक जो यूजर है ना उसके लिए ये नहीं है कि जी पूरा का पूरा डेटाबेस वो देख सके, बल्कि हर यूजर की नीड के मुताबिक, हर यूजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मुताबिक उसे एक्सेस मिलनी चाहिए, उसे परमिशंस मिलनी चाहिए कि वो डेटाबेस के किस किस पोर्शन को इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन का एक शख्स है तो वो किसको डील कर सकता है? वो डील कर सकता है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के साथ, स्टूडेंट के एडमिशन के साथ, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के साथ। और अगर कोई आपका अकाउंट्स का शख्स है तो कहता है अकाउंट्स वाला किससे डील करेगा? आपके जितने भी अकाउंट्स के प्रॉब्लम है, जितने भी अकाउंट्स के इशू है, जितने भी अकाउंट से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कौन डील कर रहा होगा? आपका अकाउंटेंट या अकाउंट्स ब्रांच। कहता है अब एडमिशन वाले का कोई कंसर्न अकाउंट्स से नहीं है और अकाउंट्स वाले का कोई कंसर्न आपका एडमिशन से नहीं है, लिहाजा आप क्या परमिशंस अप्लाई करेंगे? आप अकाउंट्स वाले को सिर्फ वो राइट्स देंगे, वो परमिशंस देंगे जिसके मुताबिक वो सिर्फ एडमिशंस वाले पोर्शन को इस्तेमाल कर सकता है। और इसके साथ साथ जो आपका अकाउंट्स वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पोर्शन को यूज कर सकता है? अकाउंट्स के पोर्शन को यूज कर सकता है। यहां तक बात क्लियर होगी? ये बेसिकली जो आपकी प्रिविलेजेस की बात करे और परमिशंस की बात करे ये उसके हवाले से। फिर क्या कहता है? कहता है हमने जो सिक्योरिटी की बात की है उसने कहा है एलोकेटिंग पासवर्ड टू यूजर। कहता है जितने भी यूजर्स हैं उनको इनिशियल लेवल पे जो पासवर्ड्स एलोकेट करना है वो किसका काम है? आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। यानी कि अगर कोई नया एम्प्लॉय आया
उसके लिए एक नया यूजर अकाउंट बनाना है, उसको पासवर्ड देना है, कहता है ये सारे के सारे काम कौन परफॉर्म कर रहा होगा? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बात क्लियर होगी? फिर क्या कहता है? प्लानिंग रिकवरी प्रोसीजर इफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल। कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है हमने कहा है ना बैकअप का प्लान किसने करना था? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने। कहता है अगर अब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो चुका है तो कहता है बैकअप करना किसका काम है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। और कहता है बैकअप इस तरह करना है कि किसी भी किस्म का डाटा जो है वो लॉस ना हो। बात क्लियर होगी कि किसी भी किस्म का डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे डाटा बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। मैं अक्सर बैंकिंग सिस्टम की बात करता हूं, आपकी अगर सिर्फ एक दिन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, छोड़ दें एक घंटे की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिर्फ मिस हो जाए तो कितना बड़ा लॉस होगा एक बैंकिंग सिस्टम को। लिहाजा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है कि जी आपको ऐसा बैकअप प्लान दे कि आपकी एक भी जो सी कहते हैं कि एंट्री है वो रिमूव ना हो, वो लॉस ना हो। लिहाजा जब भी कभी अगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेल हो गया है, बैकअप को उस केस में बैकअप को रीस्टोर करना किसका काम है? आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। और फिर उसमें डाटा भी किसी किस्म का लॉस नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहता है 6 नंबर पे? कहता है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज अबाउट डेटाबेस। अब यहां पे एम्प्लॉयज की बात की गई है। कहता है जब भी नया कोई एम्प्लॉय आएगा, कहता है उसकी ट्रेनिंग लाजमी है, एनफोर्स कर रहा है वो। कहता है और वो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि वो बताएगा कि ये डेटाबेस हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताना, इसमें आपके कौन कौन से राइट्स हैं ये बताना, आप किस किस पोर्शन को यूज कर सकते हैं ये बताना किसका काम है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। बात क्लियर होगी यहां तक? अभी तक हमने जो देखा है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की है कि वो पर्सन जो कि सुपरवाइज कर रहा होता है डेटाबेस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। कहता है उसके बहुत से की रोल्स हैं, उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमने वन बाय वन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेक कर ली हैं, देख ली हैं, डिस्कस आपके साथ कर ली। यहां तक हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और उसके रोल का टॉपिक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब हम जो उनसे डेटाबेस लैंग्वेजेस के लिए मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस के हवाले से। डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या है? कहता है जी डेटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। कहता है लैंग्वेजेस आपको पता है इंटरफेस का जरिया बनती है, इंटरेक्शन का जरिया है, ठीक है। वो भी स्पेशली आपकी जब डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात की जाती है तो कहता है डेटाबेस के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो यूजिंग डेटाबेस लैंग्वेजेस किए जा रहे होते हैं। फिर सेकंड बात क्या कहता है? द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट इज स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कहता है डेटाबेस के अंदर से अगर आपने किसी डाटा को एक्सेस करना है या उस डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है यानी कि मैनिपुलेट करना है, तो कहता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो सी डेटाबेस की है वो कौन सी है? SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बात क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जो कि स्पेशली किसके लिए बनाई गई है? डेटाबेस के लिए बनाई गई है। यहां तक बात क्लियर होगी। और कहता है जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है, कहता है उसके अंदर हम टाइप्स 3 डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस को क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहां तक बात होगी क्लियर? कहता है वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट वन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। कहता है ये 3 बेसिकली वो टाइप्स हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल की जा रही होती हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। यहां तक बात क्लियर होगी। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हवाले से DDL। कहता है DDL यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। क्या बात की है? कहता है स्ट्रक्चर को अगर डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो कहता है उसके लिए जो आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी है? आपकी
DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके बाद वो क्या कहता है सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ DDL आर एज फॉलोज। कहता है इसमें जो मेन टास्क है वो क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल कहता है क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कहता है कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट वैसे हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको तस्करा कर रहा हूं। कहता है हमने क्या बात की थी, डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल्स के अंदर। कहता है टेबल को क्रिएट करना, क्यूरीज को क्रिएट करना, फॉर्म्स को क्रिएट करना। कहता है ये तीन वो मेन अभी ऑब्जेक्ट बता रहा हूं जिनका ताल्लुक बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, जिनका ताल्लुक हमारे इस डेटाबेस के पोर्शन के अंदर बहुत ज्यादा होगा। कहता है अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको अगर क्रिएट करना है तो कहता है आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, आप क्रिएट की कमांड यूज करेंगे। और मैंने क्रिएट को स्पेशली रेड लेटर्स में लिखा है और सारे के सारे अपर केस में, यानी कि कमांड्स ये जो आपकी डेटाबेस की होती हैं ये किस लैंग्वेज में लिखी जा रही होती हैं, ये किस केस में लिखी जा रही होती हैं, ये सारी की सारी कमांड अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखी जा रही होती है। यहां तक बात क्लियर होगी। कहता है अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, अगर उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो अल्टर की कमांड। अल्टर का वर्ड अल्ट्रेशन से निकला हुआ। हम कहते हैं ना कपड़ों की अल्ट्रेशन करवानी है, इसका क्या मतलब है, हम कहते हैं कि जी हमने कपड़ों की मॉडिफिकेशन करवानी है, उसमें कोई चेंज करवानी। तो कहता है यहां पर भी अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, आप अल्टर की कमांड यूज करेंगे। और लास्ट में कहता है अगर आप किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, आप ड्रॉप की कमांड यूज करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना टीम से ड्रॉप कर दिया है फलां प्लेयर को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि उससे क्या कर दिया, निकाल दिया है उसे टीम से। फॉर द टाइम बिंग बेशक निकाला है, लेकिन क्या किया है, उस टीम में से उसको ड्रॉप करने का मतलब यह है उसे टीम से निकाल दिया गया। यानी कि अब हमें समझ आ गई कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 ही कमांड्स हैं जो कि यूज की जा रही होती हैं। एक आपकी क्रिएट की कमांड है जो कि कोई नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। ऑल्टर की कमांड स्ट्रक्चर को जो उनसे मॉडिफाई करने के लिए यूज की जाती है। और ड्रॉप की कमांड किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, जो रिमेनिंग आपकी लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हवाले से हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के हवाले से। कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML यूज की जाती है टू मैनिपुलेट द डेटा इन अ डेटाबेस। कहता है डेटाबेस का स्ट्रक्चर बन चुका है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट, सारी चीजें डिजाइन की जा चुकी। अब हमने क्या करना है, हमने डेटा के ऊपर वर्किंग करनी है। हमने मैनिपुलेट किसको करना है, डेटा, वो डेटा जो कि उन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर है। और याद रखें डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो क्या है, टेबल। यानी कि डेटाबेस के अंदर, खासकर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, आपका जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो किस फॉर्म में हो रहा होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो रहा होता है, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। कहता है अब हमने क्या करना है, उस डेटा को मैनिपुलेट करना है, यानी उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने। तो कहता है उसके लिए कुछ जो उनसे टास्क हैं और कमांड्स हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। वो क्या कहता है, सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ DML आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नया डेटा ऐड करना है डेटाबेस के अंदर तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट। यानी कि इंसर्ट का क्या मतलब है, आप टेबल के अंदर कुछ नया क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। फिर रिट्रीव करेंगे, यानी कि कहीं से कोई तलाश करके लाएंगे, सर्च करके लाएंगे। कहता है उसके लिए आपकी कमांड क्या है, सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट, बात करें आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी सिनेरियोस की बेस पे, किसी भी जो सा मैं कह सकता हूं क्राइटेरिया की बेस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कहता है कि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है उससे आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो कमांड यूज करेंगे वो आपकी क्या होगी, अपडेट। क्योंकि डाटा को जब भी चेंज किया जाता है तो इसका मतलब है हमने डाटा को अपडेट कर दिया। अपडेट का मतलब है अप टू डेट,
यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हुआ और मैंने उसे क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, तो इसका मतलब है मैंने उसे अपडेट कर दिया। और फिर कहता है अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसे आप वहां से रिमूव करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल कर रहे होंगे वो कौन सी होगी, आपकी डिलीट की कमांड आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर होगी। कहता है कोई नया डाटा ऐड करना है तो इंसर्ट, अगर आपने कोई डाटा रिमूव करना है तो डिलीट, अगर कोई डाटा आपने सिलेक्ट करना है यानी कि रिट्रीव करना है, सर्च करना है तो सिलेक्ट, और अगर आपने डाटा को मॉडिफाई करना है तो कौन सी कमांड, अपडेट की कमांड यूज की जाएगी। यानी कि डीएमएल के अंदर आपकी 4 मेन कमांड्स जो सी इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसमें पहली इंसर्ट, सिलेक्ट, फिर आपके पास जो है अपडेट, और लास्ट में आपके पास डिलीट। ये 4 कमांड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के हवाले से। यहां तक बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि लास्ट टाइप है आपकी रिलेशनल डेटाबेस लैंग्वेजेस की, उसमें है डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। यानी कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे। क्या कहता है, यूज टू कंट्रोल एक्सेस राइट्स इन डेटाबेस। एक्सेस राइट्स का क्या मतलब है, कहता है किस किस को राइट है कि वो इस डाटा को एक्सेस कर सके, इसके साथ साथ क्या क्या एक्सेस कर सके। यानी कि अगर कोई यूजर है तो उसे क्या राइट्स दिए हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कहा था ना कि वो क्या करता है, वो राइट्स देता है, परमिशंस देता है कि कौन सा यूजर कौन सा पोर्शन ऑफ द डेटाबेस इस्तेमाल करेगा। तो कहता है ये डीसीएल के जरिए वो कमांड्स दे रहा होता है, यानी कि वो ये बताता है कि कौन सा पार्ट या कौन सा पोर्शन ऑफ द डेटाबेस जो है वो कौन इस्तेमाल कर सकता है, किसको कितने एक्सेस है। यानी कि एक अगर आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो उसको तो तमाम की तमाम एक्सेस है, लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट्स वाला है तो उसे क्या करेंगे, सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड। कोई एडमिशन वाला है तो उसे सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड। लेकिन अगर कोई एडमिन है तो उसे हमें सारे के सारा जो उनसे एक्सेस देनी पड़ेगी। यानी कि एक्सेस राइट्स को बताना किसका काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, और किस जरिए से, किस लैंग्वेज के जरिए, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए। कहता है फिर क्या कहता है, यूजर कैन एक्सेस डाटा बेस्ड ऑन असाइंड प्रिविलेजेस। और कहता है यूजर सिर्फ वही डाटा एक्सेस कर सकता है जिसके प्रिविलेजेस, जिसकी एक्सेस उसे बताई गई है, अदरवाइज वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कहता है यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क जो से परफॉर्म करती है। सबसे पहली बात कहता है क्रिएट यूजर अकाउंट फॉर डेटाबेस एक्सेस। कहते हैं नए डेटाबेस के जो से अकाउंट्स आपने बनाने हैं, जो यूजर अकाउंट है वो किसने बनाने हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने। किसके जरिए, डीसीएल यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए। फिर कहता है एलोकेट स्पेसिफिक टास्क टू स्पेसिफिक यूजर। वो जो मैंने कहा था ना, परमिशंस देना, आपको एक्सेस राइट्स देना, कौन सा हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा, ये बता रहा कौन होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही। किस लैंग्वेजेस के जरिए, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के जरिए। फिर कहता है रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक यूजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। कहता है हर यूजर जो है तमाम के तमाम टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, हर एक यूजर के अपने एक्सेस राइट्स हैं, उन्हीं के मुताबिक वो अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है। उनके अलावा, उसके अलावा जो भी ऑपरेशंस होंगे वो याद रखेगा, वो उसके लिए, उस यूजर के लिए, स्पेसिफिक के लिए रिस्ट्रिक्ट होंगे, वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। और लास्ट में क्या कहता है, अपडेट प्रीवियसली एलोकेटेड और डिनाइड परमिशन। फॉर एग्जांपल आपका एक एम्प्लॉय था, उसे आपने प्रमोट किया और वो एडमिन पे आ गया। पहले वो फॉर एग्जांपल एडमिशन या अकाउंट्स में था, जैसे ही वो एडमिन पे आया, अब उसके जो सी परमिशंस जो सी थी डेटाबेस को यूज करने की, वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, उसकी जो परमिशंस हैं, उसकी जो डिनाइड परमिशन थी, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, आप अपडेट कर देंगे ताकि वो फुल फ्लेज डेटाबेस को इस्तेमाल कर सके। फिर इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप परमिशंस को कंफर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो कमांड लिखी जाती है वो ग्रांट की कमांड है, और अगर आपने कोई चीज रिजेक्ट करनी है तो उसके लिए जो कमांड आपकी यूज की जा रही है वो कौन सी है, रिवोक की कमांड है, जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज के जो टॉपिक थे वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया है डेटाबेस लैंग्वेजेस के हवाले से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हमने कहा था कि वो शख्स है जो कि सुपरविजन कर रहा होता है आपके किससे, ये वो शख्स है जो कि सुपरविजन कर रहा होता है डेटाबेस की कंप्लीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। और इसके बाद हमने डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात की थी। हमने कहा था
ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में इस्तेमाल की जा रही होती हैं। फिर इसमें जो स्टैंडर्ड आपकी लैंग्वेज है वो SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें हम 3 डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो 3 कमांड्स थी वो थी क्रिएट की, ऑल्टर की और ड्रॉप की। डाटा मैनिपुलेशन के अंदर इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। और जो आपकी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है उसके अंदर हमने 2 कमांड्स देखी हैं, एक आपकी ग्रांट की और दूसरी आपकी रिवोक की कमांड। ये कमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।